गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अभी रिसेंटली में जो एमपीपीईबी के द्वारा ग्रुप 2 और सब ग्रुप 3 के लिए जो वैकेंसीज आई है उसमें जो पार्ट बी है ना, उसमें केमिस्ट्री का पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, ठीक है, और जो क्वेश्चंस रहेंगे उनका लेवल क्या रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो वैकेंसीज है ये रिगार्डिंग लैब असिस्टेंट, केमिस्ट एंड असिस्टेंट ड्रग इंस्पेक्टर एंड असिस्टेंट फूड इंस्पेक्टर के रिगार्डिंग है, ठीक है। तो जो केमिस्ट्री का पेपर रहेगा उसकी में क्वेश्चन जो रहेंगे उनका पैटर्न्स क्या रहेगा, इसको जो पहले इससे पहले लैब असिस्टेंट के जो एमपीपीवी द्वारा कंडक्ट किया हुआ एग्जामिनेशन है उनके कुछ क्वेश्चन के एनालिसिस करके हम देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है इस बार के एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पैटर्न की, है ना, ठीक है। तो हम डिस्कस करते हैं अब जो क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है लैब असिस्टेंट के, उनमें जो क्वेश्चंस आए हैं केमिस्ट्री के वो कैसे रहे हैं, ओके। जैसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए मेटल क्रिस्टलाइजिंग इन हेक्सागोनल क्लोज पेक्ड स्ट्रक्चर इज, ठीक है। इसमें हमें क्या निकालना है, देखो जो हेक्सागोनल क्लोज पेक्ड स्ट्रक्चर है एचसीपी, है ना, ठीक है, उसमें जो एटम्स है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहता है, ठीक है। तो इसमें जो एचसीपी है ये क्या रहता है, हेक्सागोनल क्लोज पेक्ड स्ट्रक्चर रहता है। इसका स्ट्रक्चर सिमेट्रिक रहता है किसके, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल के, है ना, ठीक है। तो अब इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे पहले 2D एचसीपी हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पेग स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है ना। तो टू डायमेंशनल क्लोज पेग हेक्सागोनल क्लोज पेग स्ट्रक्चर जो रहता है उसमें क्या रहता है, जो फर्स्ट रो रहती है उसमें सेकंड रो के जो एटम्स रहते हैं वो कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट रो। जैसे ये फर्स्ट रो है इसका डिप्रेशन यहाँ पे है ना, ठीक है ना। तो जो एटम्स प्रेजेंट है वो फर्स्ट रो के डिप्रेशन में सेकंड रो के एटम्स प्रेजेंट रहते हैं। तो इसको अगर हम क्या करेंगे सिमिलर वे में, जब हम इसके 3 लेयर्स को ड्रॉ कर चुके रहेंगे, है ना, इस तरीके से, तो हम क्या पाएंगे, हर एक एटम जो है से इस एटम को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पे, अगर हमारे पास सेंट्रल एटम है ना, ठीक है, इसको हम ऑब्जर्व करें, इस वाले एटम को अगर हम ऑब्जर्व करें, ठीक है, तो ये कितने फर्दर दूसरे एटम के कॉन्टेक्ट में, तो देखो इस वाले एटम को हम देखेंगे तो एक एटम ये हो गया, एक एटम ये, एक एटम ये, एक एटम ये, एक एटम ये और एक एटम ये, ठीक है। तो इस तरीके से कितने 6 एटम के कांटेक्ट में जो है सेंटर में जो एटम प्रेजेंट है वो कांटेक्ट में है, ठीक है। तो ये हेक्सागन बना रहा है इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है, हेक्सागोनल क्लोज पेग स्ट्रक्चर, ठीक है। लेकिन ये क्या है, 2 डायमेंशनल है। अगर ये 2 डायमेंशनल पूछा जाता है इसमें स्पेसिफाई करके तो इसका आंसर क्या हो जाता है 6, है ना। लेकिन स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है कि ये 2 डायमेंशनल है। जब स्पेसिफाई नहीं होता है मतलब ये क्या है, 3 डायमेंशनल है ना, ठीक है। तो 3 डायमेंशनल में इसकी ज्योमेट्री क्या होगी ये देखेंगे, देखो तो ये एटम जैसे अपने प्लेन में 6 के कांटेक्ट में है, इसी तरीके से इस एटम का हमें अबो द प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल और बिलो द प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल के कितने एटम्स के क्या रहता है, ये कांटेक्ट में रहता है। इसको हमें क्या करना रहता है, एनालाइज करना रहता है, ठीक है। तो देखो अपने प्लेन में अगर हम इस वाले एटम को, जो डार्क एटम है, इसको हम देखें, देखो तो अपना ये एटम है, ये एटम अपने खुद के प्लेन में कितने एटम से कांटेक्ट में है, 6 एटम के कांटेक्ट में है। बिलो द प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल कितने हो गए हमारे पास, 1 2 3। इस तरीके से बिलो द प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल कितने एटम के कांटेक्ट में है, ये बिलो द प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल, बिलो द प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल, ये कितने एटम के कांटेक्ट में था, बिलो द प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल 3 एटम, ठीक है। इसी तरीके से अबो द प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल हम देखेंगे, अबो द प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। इसी तरीके से जैसे नीचे 3 है, अबो द प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल भी कितने आएंगे, 3 आएंगे। तो टोटल कितने एटम हो गए, देखो 6 इन द प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल, 3 बिलो द प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल, 3 अबो द प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल। मतलब 6 जो एटम है वो तो अपने खुद के प्लेन में है, 3 जो एटम है वो नीचे वाले प्लेन में है, और फिर उसके बाद फर्दर जिस तरह से नीचे 3 एटम है उसी तरीके से 3 एटम अबो द प्लेन ऑफ मॉलिक्यूल हो जाएंगे। तो टोटल ओवरऑल कितने एटम है जो इसके क्या रहेंगे, कॉन्टेक्ट में रहेंगे, तो कितने एटम हो जाएंगे 12। तो सही आंसर किसका क्या हो जाएगा 12। और ये किस चैप्टर का है, एटॉमिक स्ट्रक्चर एक टॉपिक है हमारा, ठीक है ना। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो टॉपिक है उसका ये जो रहेगा हमारे पास क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कहा गया है हमें कि डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है, ठीक है ना, किसकी, एक इलेक्ट्रॉन की, है ना, ठीक है। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन आफ्टर बीइंग एक्सेलरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v, ठीक है, वोल्ट फ्रॉम रेस्ट इज। तो हमें क्या पूछा गया, डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछी गई है, दैट इज लेमडा, है ना, ये हमसे पूछा गया है डी ब्रोगली वेवलेंथ। और किसके रेफरेंस में पूछा गया है, पोटेंशियल डिफरेंस भी, ठीक है। तो हमें पता है कि डी ब्रोगली इक्वेशन जो रहती है वो क्या रहती है, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ओके। तो यहाँ पे अगर हम एम वी को देखें तो एम वी को हम क्या कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि एम वी क्या होता है, मोमेंटम,
और काइनेटिक जो मोमेंटम रहता है और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन जो रहता है, तो मोमेंटम होता है इसके बराबर अंडर रूट ऑफ 2m के ई, दैट इज अंडर रूट 2 क्या है यहाँ पे हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर आएगा, m क्या है मास ऑफ एटम एंड के ई क्या है काइनेटिक एनर्जी। और हम देखें तो काइनेटिक एनर्जी जो रहती है वो क्या रहती है, द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन एंड पोटेंशियल डिफरेंस। काइनेटिक एनर्जी जो रहती है, तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रॉन की अगर काइनेटिक एनर्जी निकालनी रहती है हमें, जो पोटेंशियल डिफरेंस बी नोट से क्या किया जा रहा है, एक्सेलरेट किया जा रहा है, जिसको हम क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस वी नोट से, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाती है, ईवी नोट के बराबर हो जाती है। तो इसी तरीके से लेमडा इज इक्वल टू, फाइनल फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2m ई वी नोट, ठीक है ना। तो इससे हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं, देखो या तो हम जैसे इस क्वेश्चन में ऑप्शन देखिए पहले तो, कि लेमडा जो है वो किसके बराबर है, h/2m/e/v0 के बराबर। तो इसमें देखो पहला ऑप्शन देखेंगे तो नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, अंडर रूट ऑफ h आ रहा है, जबकि हमारे पास जो डिनोमिनेटर इसमें देखेंगे लेमडा में, तो जो है h जो है वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो पहला ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो गया। देन दूसरा देखते हैं तो सेकंड ऑप्शन में क्या है, अंडर रूट ऑफ v दिया हुआ है ना, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि थर्ड ऑप्शन में अंडर रूट ऑफ e दिया हुआ है। तो e है तो, लेकिन क्या यहाँ पे गिवन वैल्यू में है क्या, नहीं है, क्योंकि ये गिवन वैल्यू में हमें क्या दिया हुआ है, v दिया हुआ है। तो आंसर किसके टर्म में रहेगा हमारे पास, v के टर्म में ही आंसर रहेगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, सेकंड, ठीक है ना। इसको m से क्यों नहीं मानते हैं, क्योंकि m इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब इन सारी वैल्यूज को हम कैलकुलेट करेंगे 6.626 इंटू 10⁻34, जो क्या रहता है हमारे पास, प्लेस कांस्टेंट रहता है, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसकी वैल्यू कितनी रहती है 9.1 इंटू 10⁻31, ठीक है। देन E इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन विच इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19, ठीक है ना, एंड बी नॉट। तो इन सारी वैल्यूज को पुट करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट हमें मिलेगा, ठीक है ना, कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा हमें, 12.3। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, लेमडा दैट इज डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इक्वल टू 12.3 अपॉन अंडर रूट ऑफ वी नॉट इन डिग्री एंगस्ट्रॉम, ओके, ठीक है। और इसमें जो आंसर निकलता है हमारा कांस्टेंट वैल्यू पुट करने के बाद वो निकलता है मीटर में, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो अगर मीटर में रहता है तो क्या आता है 12.3 इंटू 10⁻10, ठीक है ना। ये किस में निकल आता है हमारे पास, मीटर में निकल आता है, अगर आंसर हमें मीटर में दिया हुआ तो होता तो ना, ठीक है। ये किस चैप्टर से है हमारा क्वेश्चन जो है, ये है एटॉमिक स्ट्रक्चर, है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ओके। जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल में जो रहेगा डी ब्रोगली इक्वेशन को और कौन कौन से अल्टरनेटिव फॉर्मूले के फॉर्म में हम इसको पढ़ सकते हैं वो हम देखेंगे, ओके। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड अगर हम देखें यहाँ पे, इसमें पूछा गया है हमारा कि जो इन विच ऑफ द फॉलोइंग द नाइट्रोजन इज इन द sp2 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, ठीक है ना। इनमें जो गिवन कंपाउंड है इसमें हाइब्रिडाइजेशन स्टेट किस नाइट्रोजन एटम की क्या है हमारे पास, sp2 है। तो a b c d सभी को हम एक बार स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखते हैं, देखो कि किसमें जो है हाइब्रिडाइजेशन हमें क्या मिलती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हमें मिलती है, से यहाँ पे ये नाइट्रोजन है, ठीक है ना। पहले में क्या है, नाइट्रोजन पे लगा हुआ है हमारे पास 3 CH3 मॉलिक्यूल्स हमारे लगे हुए हैं ना, ठीक है। तो पहले वाले नाइट्रोजन अगर हम देखें नाइट्रोजन के, तो हाइब्रिडेशन निकालने का एक तो तरीका है हमारे पास, टोटल वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पता हो हमें, टोटल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता हो, टोटल बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता हो, जिसके बेसिस पे फॉर्मुला बेसिस पे हम निकालते हैं। या फिर एक और डायरेक्ट वे है इसमें जो हम निकाल सकते हैं कि कितने कोवेलेंट बॉन्ड और कितने लोन पेयर है हमारे पास, है ना, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड देखेंगे तो 1 2 3 कोवेलेंट बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर, है ना, ठीक है। तो अगर हमारे पास 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर है तो टोटल ओवरऑल नंबर कितना मिल जाता है हमें 4, ठीक है। तो इट मींस टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल यूटिलाइज बाय द सेंट्रल एटम, जो सेंट्रल एटम है वो कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल को क्या कर रहा है यहाँ पे, यूटिलाइज कर रहा है। तो टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल जो यूटिलाइज कर रहा है 4 यूज कर रहा है, मतलब एक s की यूज की और 3 किसकी, p की यूज की इसने। तो हाइब्रिडाइजेशन फर्स्ट की क्या हो गई हमारी, sp3, तो ये तो हो गया गलत, है ना, ठीक है ना। इसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है पहले वाले मॉलिक्यूल की। तो ऑप्शन सेकंड में अगर हम जाएं तो CH3 CH2 NH2, ये कंपाउंड क्या है, एसिडमाइड, है ना, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं, देखो तो कार्बन जो है हमारे पास पूछी किसकी, हाइब्रिडाइजेशन जो हमसे पूछी गई है वो पूछी गई है हमारी किसकी, नाइट्रोजन की, है ना, ठीक है। यहाँ पे हमसे हाइब्रिडाइजेशन पूछी गई है नाइट्रोजन की, तो हम सिर्फ किसको इलेबोरेट करेंगे, जो स्ट्रक्चर रहेगा हमारा उसमें सिर्फ हमें नाइट्रोजन को ही फोकस करना है, बाकी किसी एटम को फोकस नहीं करना है। तो एसिडमाइड में हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये है CH3CO NH2, है ना, CH3 C डबल बॉन्ड NH2। अब इसको अगर हम चेक करें तो यहाँ पे क्या होता है, एसिडमाइड जो रहता है इसमें ये नाइट्रोजन रेजोनेंस शो करता है, क्योंकि ये नाइट्रोजन रेजोनेंस शो कर रहा है, ठीक है ना। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके पास पास में होने के कारण, एक pi बॉन्डेड ऑक्सीजन के कॉन्जुगेशन में होने के कारण ये रेजोनेंस शो करेगा। अब क्योंकि ये रेजोनेंस शो कर रहा है
तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास, ये कहाँ प्रेजेंट नहीं है, अब हाइब्रिड ऑर्बिटल में नहीं है, क्योंकि ये क्या है, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है ना, ठीक है। डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होने के कारण ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या नहीं रहता है, प्रेजेंट नहीं रहता है। इसके कारण अगर हम देखिए, देखो तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अगर हम काउंट करेंगे कि कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने लोन पेयर जो है हमें इसमें मिल रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अगर हम इसमें काउंट करें फिर से इसका स्ट्रक्चर रिड्रॉ करके, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा ये चेक करते हैं। से ये CH3 है ना, ये CO- है और डबल बॉन्ड एंड नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है और दो हाइड्रोजन एटम है। तो टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड है, देखो ये जो है एक पाई बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड, तो एक पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड का जो एक पेयर रहता है उसको हम क्या बोल देते हैं, सुपर पेयर। तो सुपर पेयर को एक ही हाइब्रिड ऑर्बिटल यूटिलाइज करता है, सुपर पेयर से एक हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गई हमारे पास पाई बॉन्ड की, और दो हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गई हमारे पास दोनों हाइड्रोजन की। तो टोटल ओवरऑल हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी इसकी, देखो 1 2 3, इट मींस इट इज sp2 हाइब्रिडाइज। तो नाइट्रोजन अगर यहाँ पे हम चेक करते हैं तो नाइट्रोजन यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, नाइट्रोजन विल बी sp2 हाइब्रिडाइज, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, सॉरी बी, है ना, ठीक है। अब CH3CN को एक बार एसीटोनाइट्राइल, CH3CN क्या है हमारा, एसीटोनाइट्राइल है। तो इसमें अगर हम एनालाइज करते हैं तो देखो इसमें क्या है, कार्बन जो है वो क्या है यहाँ पे ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन है, और कार्बन और जो नाइट्रोजन है उस पे क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, दैट इज ए सुपर पेयर इन ए लोन पेयर। तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी इसकी, देखो यहाँ पे अगर हम देखेंगे क्योंकि ये ट्रिपली बॉन्डेड है, ठीक है ना, तो एक रॉड शेप मॉलिक्यूल है, तो इस केस में हम इसको क्या करेंगे, एक सुपर पेयर कंसिडर कर लिया, एक लोन पेयर कंसिडर कर लिया, टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल यूटिलाइज कितनी की, दो, दो मतलब एक s की और एक p की, मतलब इसकी हाइब्रिडेशन क्या हो गई, sp। अब अगर नेक्स्ट हम देखें इसकी NO2 प्लस की, अगर हमें NO2 प्लस चेक करना है तो नाइट्रोजन में क्या है, एक ऑक्सीजन है, एक इस तरीके से हमारे पास क्या रहेगा, ऑक्सीजन विद कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है ना, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसके ऊपर रहेगा, नाइट्रोजन के ऊपर रहेगा। तो यहाँ पे भी देखिए एक सुपर पेयर और एक जो है हमारे पास क्या है, सिंगल कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दैट इज ओवरऑल टोटल बॉन्ड कितने हो गए इसमें, हाइब्रिड ऑर्बिटल यूटिलाइज कितनी की इसने, दो, क्योंकि दो यूज कर रहा है मतलब एक s और एक p, तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, sp। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर विल बी, द आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन विल बी बी, है ना। देन नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें थर्ड क्वेश्चन नंबर 4। वो बोल रहे हैं कि टेम्परेचर ऑफ सिस्टम डिक्रीज इन, इसमें से किस कौन सी कंडीशन है, कौन सी प्रोसेस है, ठीक है ना, जिसमें क्या है हमारे पास टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास किस चैप्टर का, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का, और ये किस पे, ये कार्नोट साइकिल पे बेस्ड है। तो अभी हम जो रहेगा इसको जनरल देखेंगे कि किस तरीके से हीट एब्जॉर्ब होती है या फिर हीट रिलीज होती है, इसको हम देखेंगे, तो उसके बेसिस पे टेम्परेचर को एनालाइज करेंगे ना, ठीक है। जैसे देखते देखो एडाइबेटिक कहा है यहाँ पे, कि एडाइबेटिक अगर हमारे पास कोई कंप्रेशन है, ठीक है ना, एडाइबेटिक मतलब क्या हो जाएगा, Q0 है ना, मतलब ना तो हीट जाएगी और ना ही सिस्टम से हीट बाहर आएगी। तो जब कभी हम क्या करते हैं, एडाइबेटिक कंप्रेशन करते हैं, ठीक है ना, तो क्योंकि हीट रिलीज ही नहीं हो रही है, तो उस केस में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है ना। केस हम कंप्रेशन करते हैं तो कंप्रेशन, इन द प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन द हीट ऑफ सिस्टम ऑलवेज इंक्रीजेस। तो क्योंकि हीट बढ़ी है और ऊपर से हीट, क्योंकि हीट एक्सचेंज जीरो है एडाबेटिक प्रोसेस में, तो हीट एक्सचेंज जीरो होने के कारण इसका टेम्परेचर जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे रेज हो रहा है, ठीक है ना। तो इस ये ऑप्शन जो रहेगा, क्योंकि क्या पूछा है इसमें, टेम्परेरी डिक्रीजेस, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारे पास गलत है। दूसरा वो बोल रहे हैं आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन मतलब क्या हो जाएगा, डेल्टी जीरो। अब जब डेल्टी जीरो ही हो गया, प्रोसेस ही आइसोथर्मल है, तो क्या टेम्परेचर बढ़ सकता है क्या, चेंज इन टेम्परेचर ही जीरो है, तो ना तो टेम्परेचर बढ़ेगा ना कम होगा, तो यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज होने की पॉसिबिलिटी तो खत्म ही हो गई, ठीक है। दूसरा बोल रहे हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर से आइसोथर्मल बोला है इन्होंने, मतलब डेल्टी जो है वो क्या हो गया यहाँ पे, जीरो हो गया, चेंज इन टेम्परेचर जीरो है। तो चेंज इन टेम्परेचर जीरो है तो फिर से क्या, ना तो टेम्परेचर बढ़ेगा ना ही टेम्परेचर कम होगा, मतलब टेम्परेचर डिक्रीज इंक्रीज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर बचा क्या हमारे पास, एडाइबेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है ना, तो एडियाबेटिक या फिर एडाइबेटिक एक्सप्रेशन एक्सपेंशन जब होगा यहाँ पे, ठीक है, तो क्योंकि क्यू जीरो है, हीट बाहर जा नहीं रही है, जैसे कंप्रेशन में टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, तो एक्सपेंशन में जब कभी कोई सिस्टम एक्सपेंड करता है, गैस एक्सपेंड करती है तो वो क्या करती है, कूलिंग करती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट एक्सचेंज जीरो है और एक्सपेंशन हो रहा है, तो यहाँ पे टेम्परेचर कम होगा, मतलब टेम्परेचर डिक्रीज इन द एडियाबेटिक एक्सपेंशन, एडियाबेटिक या फिर एडियाबेटिक एक्सपेंशन में क्या होता है, हमारा टेम्परेचर कम होता है सिस्टम का, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, ये बोल रहे हैं यहाँ पे कि हमारी जो एक रिएक्शन है, व्हेन ए रिएक्शन इज एट स्टैंडर्ड स्टेट एट इक्विलिब्रियम, अगर हमारी एक स्टैंडर्ड स्टेट में जो रहती है, मतलब एट एसटीपी, अगर एसटीपी पे अगर एक रिएक्शन जो है वो कहाँ पे है हमारे पास, इक्विलिब्रियम में, तो उस कंडीशन में, ठीक है, देन मतलब इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन सही है उस केस में ना, ठीक है। तो देखते हैं, देखो एट इक्विलिब्रियम अगर हम देखें तो रिलेशन किस किस चीज का हमें हमसे पूछा गया, बोले एंथैल्पी चेंज क्या होगा, ठीक है ना, या फिर एंट्रोपी चेंज क्या, स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज क्या होगा, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का
क्या रहेगा, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं, देखो इसके लिए हमारे पास रिलेशन क्या है ये देखते हैं। देखो हमें पता है एट इक्विलिब्रियम स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज इज जीरो, ये सिर्फ हमें पता होता है कि डेल जी नॉट जो होता है वो जीरो होता है कहाँ पे, एट इक्विलिब्रियम, है ना, एट इक्विलिब्रियम द डेल जी नॉट इज जीरो, क्योंकि डेल जी नॉट जीरो है हमारे पास इक्विलिब्रियम पे। तो हम देखते हैं, देखो रिलेशन बिटवीन के एंड डेल जी नॉट देखें तो डेल जी नॉट इज इक्वल टू होता है हमारे पास माइनस ऑफ 2.303 आर टी log ऑफ के, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये जो रहेगा ये क्या रहेगा, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच का रिलेशन रहता है, ठीक है। तो अब हम देखें, क्योंकि क्या है हमारे पास डेल जी नोट जीरो हो गया, डेल जी नोट इज जीरो, तो जीरो इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2.303 आर टी log ऑफ के हो गया ये, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्योंकि हमारे पास क्या है ये वैल्यू जीरो है, ठीक है, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू जब डिनोमिनेटर में आएगी तो ये भी जीरो होगी, दैट इज log k इज इक्वल टू जीरो। log k क्या हो गया हमारे पास, जीरो हो गया। तो क्योंकि log k की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारे पास जीरो है, तो k क्या हो जाएगा, log 1 इज इक्वल टू जीरो होता है, इट मींस k इज इक्वल टू 1। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, इट मींस आंसर क्या सही, सही आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास कि जो प्रोसेस है हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, एसटीपी पे इक्विलिब्रियम पे क्या होता है 1 के बराबर होता है। दूसरा, इसके रिगार्डिंग हम कुछ भी नहीं बोल सकते कि एंथैल्पी चेंज क्या होगा, क्योंकि हमें सिर्फ डेल जी नोट की इन्फॉर्मेशन है, डेल एस नोट और डेल एस नोट के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, क्योंकि इक्वेशन लिखी रहती तो हम एंट्रोपी चेंज निकाल सकते हैं। रिएक्शन की इन्फॉर्मेशन दी वो एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, ठीक है, या फिर आइसोथर्मल है, तो कोई इन्फॉर्मेशन दी होती क्वेश्चन में तो इस इन ऑप्शंस के रिगार्डिंग हम क्या कर सकते थे, कुछ डिस्कस कर सकते थे। क्योंकि कोई रिएक्शन ही नहीं दी गई है तो एंथैल्पी और एंट्रोपी के रिगार्डिंग हम हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उसकी जगह हम किस पे फोकस करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन दी गई है किसकी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। ओके ठीक है, ये किस चैप्टर का है, थर्मोडायनेमिक्स जो चैप्टर है फिर से फर्दर उसका क्वेश्चन है, ठीक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पे पूछा है हमसे कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस कैसे बनते हैं, ठीक है ना, किस हाइब्रिडाइजेशन में जो रहते हैं हमारे पास लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो ये कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इसमें जो ऑप्शन दिए हैं इसमें कौन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन दी है, देखो हमें sp3d2 दी है, sp3d दी है, d2 sp3 दी है और sp3 दी है, ठीक है ना। तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए अगर कंडीशंस देखते हैं, एग्जांपल अगर हम माने तो मेनली क्या रहते हैं हमारे पास, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस जो रहते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस वो लो स्पिन और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस जो रहते हैं उनको फॉर्म करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे अगर वो इनर डी यूज करता है, देखो इनर डी क्या होती है, n-1d, n-1d ऑर्बिटल, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगी ns ऑर्बिटल एंड देन np ऑर्बिटल, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो ऑर्बिटल आएगी आउटर डी ऑर्बिटल, nd ऑर्बिटल, है ना। इसके बाद क्या आएगी हमारी nd ऑर्बिटल। तो इनको अगर हम एनालाइज करते हैं, देखो अगर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स मतलब होता है इनर ऑर्बिटल में पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, ये n-1d ऑर्बिटल। तो जब कभी हाइब्रिड ऑर्बिटल जो रहती है, देखो जब कभी क्या होता है इनर ऑर्बिटल यूटिलाइज कर रहा है एटम, है ना, तो व्हेनेवर द इनर ऑर्बिटल इज यूटिलाइज्ड देन पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस इन द इनर ऑर्बिटल। यहाँ पे क्या हो जाती है, इनर ऑर्बिटल जो रहती है इसमें इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, पेयरिंग हो जाती है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो कम होते हैं, तो अनपेयर्ड कम इलेक्ट्रॉन कम होने के कारण क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स जो रहता है वो क्या हो जाता है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बना लेता है, ठीक है ना। एग्जांपल के लिए देखेंगे अगर हम कोई भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ में लाइक Ni या फिर FeCN6, FeCN6 2 माइनस अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3d6 कॉन्फ़िगरेशन के साथ इलेक्ट्रॉनिक इसका 3d6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अब 6 है अगर हमारे पास इसमें इनर, उसमें कितने 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये सारे के सारे क्या है पेयर्ड अप हो गए, क्योंकि Cn जो है एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग करवा देता है, क्योंकि इनर डी ऑर्बिटल यूटिलाइज कर रहा है तो इसलिए क्या हो जाएगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और इनर डी ऑर्बिटल देखो ये क्या है हमारे पास sp3d2 आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, sp3d आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, सिर्फ d2 sp3 ही ऐसा है इसमें ऑप्शन जो है वो क्या है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जो है वो फॉर्म कर रहा है ना, ठीक है। तो इसको जब डिटेल में जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की हाइब्रिडेशन हम देखेंगे तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कैसे बनते हैं इनको हम क्या करेंगे उसमें डिस्कस करेंगे, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यहाँ पे पूछा है इन लोगों ने ज्योमेट्रिकल आइसोरेज इज फाउंड इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग द कोऑर्डिनेशन नंबर। देखो यहाँ पे स्पेसिफाई किया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की हमें ज्योमेट्रिकल आइसोरेज देखनी है जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 2 है 3 है 4 है 6 है, ठीक है। सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है, जब हमारे पास किसी भी कॉम्प्लेक्स में, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में मेटल के पास में अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो A2B2 टाइप का क्या हो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो हमारे पास किस तरह का कॉन्फ़िगरेशन हो A4B2, और भी अल्टरनेटिव बहुत सारे हैं कोऑर्डिनेशन 6 में ना, ठीक है। तो अब क्या होता है यहाँ पे आपको रिलेटिव ओरिएंटेशन चेक करनी रहती है, तो रिलेटिव ओरिएंटेशन के लिए क्या होना रहता है आपका कंपाउंड जो है वो किस तरह का होना चाहिए, स्क्वायर प्लेनर होना चाहिए कोऑर्डिनेशन नंबर
4 में। लेकिन यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में उन्होंने क्या कहा है कि कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या है, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करें, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 में भी पॉसिबिलिटी नहीं रहती, क्योंकि रिलेटिव ओरिएंटेशन आप कंपेयर ही नहीं कर सकते 2 से 2, है ना, ठीक है। इस सिमिलर वे में 3 से भी रिलेटिव ओरिएंटेशन हम क्या नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में से एम ए बी है हमारे पास, तो इनकी रिलेटिव ओरिएंटेशन हमेशा फिक्स रहेगी कि ये क्या है हमेशा 180 डिग्री पे ही रहेंगे, ठीक है ना, 2 में। या फिर जो भी एक स्पेसिफिक एंगल है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा इन दोनों के बीच में। सेम वही केस 3 में भी रहता है कि 3 में रहेंगे तो ट्रायंगुलर प्लेनर रहेंगे, तो जो रिलेटिव ओरिएंटेशन रहेगी वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में क्या होता है, दो तरह के कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है हमारे पास स्ट्रक्चर, एक तो है स्क्वायर प्लेनर, दूसरा है टेट्राहेड्रल, है ना। तो टेट्राहेड्रल के साथ भी यही प्रॉब्लम होती है कि टेट्राहेड्रल में क्या रहता है, रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स वो हमेशा क्या रहेगी हमारी, सेम रहेगी, क्योंकि रिलेटिव ओरिएंटेशन सेम है। तो आप कंपेयर कैसे कर सकते हैं कि एटम जो है वो एक पास पास में है या फिर 90 डिग्री पे है या फिर क्या है वो 180 डिग्री पे है। तो इस क्योंकि हम कंपेयर ही नहीं कर पा रहे हैं कि मॉलिक्यूल जो है वो क्या है, लाइक साइड में है या फिर अनलाइक साइड में है ना, ठीक है ना, एक तरफ है या फिर ऑपोजिट साइड है। तो इसको क्योंकि हम क्या नहीं कर पाते, एनालाइज नहीं कर पाते, तो टेट्राहेड्रल भी क्या नहीं करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो रहते हैं वो शो नहीं करते हैं। तो सिर्फ बच क्या जाता है हमारे पास, ऑक्टाहेड्रल आइसोमर, ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लाइक एम A4B4, है ना, ठीक है ना, एम A4B2 में देखें, A4B2 में तो सी ये क्या है, ट्रांस है, ठीक है ना। और इसी तरीके से अगर इसका ऑपोजिट देखेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सिस फॉर्म, है ना, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका आसानी से क्या निकाल सकते हैं, सिस ट्रांस आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर हमें पता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और MA2B4 टाइप का क्या है हमारे पास, या फिर A4B2 टाइप का क्या है, कॉम्प्लेक्स है। ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बचे हुए क्वेश्चन जो रहेंगे उनको हम डिस्कस करेंगे, ओके।